नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ साल की अंतिम करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सभी के सामने, जिसमें हम आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे करंट अफेयर के 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ से चिड़िया को निकालकर आपका नाम इसमें डाल दूं तो ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। जैसे चिड़िया तिनका तिनका उठाकर अपना आशियाना बनाती है, ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करके आपके ज्ञान के भंडार को इतना बड़ा बना ले कि एग्जाम कोई भी हो आपके सामने टिक ना पाए। तो चलिए दोस्तों, अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हाल ही में इजराइल ने किस क्षेत्र देश को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों, एक देश है इजराइल और जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है तेल अवीव। तेल अवीव जिसकी राजधानी है, जो भारत मानता है, वैसे इजराइल और यूएसए अब इसकी राजधानी यरूशलेम मानते हैं। यरूशलेम इसकी राजधानी मानते हैं। अब इजराइल ने सोमालीलैंड को, किसको? सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। तो इसमें क्या खास बात होगी? अगर इजराइल ने दे भी दिया तो क्या खास बात है? दोस्तों, सोमालीलैंड को देश के रूप में मान्यता देने वाला यूएन सदस्य पहला देश है। कौन? इजराइल। यानी इजराइल ऐसा पहला देश है जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य है और उसने सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दी है। यूनाइटेड नेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके जो हेड हैं या बोले तो महासचिव हैं, इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। न्यूयॉर्क, जिसे हम बिग एप्पल या ऊंची इमारतों के शहर के नाम से जानते हैं। अब ये जो सोमालीलैंड है, एक बार मैप में देख लेते हैं कहां पर स्थित है सोमालीलैंड। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम पश्चिम में चलें तो ये एक महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में भी जो ये उसका पूर्वी हिस्सा है, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। जो ये सोमालिया देश है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पीले से देश का ये वाला जो हिस्सा है, इसको सोमालीलैंड के नाम से जाना जाता है। सोमालीलैंड, इसकी स्थिति या इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ आदेन के एकदम मुहाने पर है और जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। अब ये क्षेत्र को इजराइल ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। क्या इससे पहले ये स्वतंत्र था? दोस्तों, इसकी पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके मैप को। आगे चलिए देखते हैं। यह है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड जिसने अपनी राजधानी बनाया हुआ है, इसकी राजधानी है, इसने अपनी राजधानी बनाया हुआ है हगईशा। हरगेइशा इसकी राजधानी है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसने अपनी न्यायपालिका, अपनी सरकार, अपनी मुद्रा पूरी तरह से अलग घोषित की हुई है। इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 1,76,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। मोटा मोटा माने तो 1,76,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इसकी लगभग आबादी 62 लाख है। 62 लाख आबादी वाला ये देश है। तो क्या ये सोमालिया का पहले से हिस्सा रहा है या इसकी कोई और कहानी? चली जानते हैं। दोस्तों, जैसे भारत कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा है या अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ऐसे सोमालिया पर भी ब्रिटेन वाले कभी राज किया करते थे। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी आई तो उनका राज की जड़ें उखड़ने लगी। जैसे उन्होंने भारत को छोड़ा, ऐसे ही उन्होंने विश्व में कई अन्य देशों को भी छोड़कर
अपने राज्य को समाप्त किया। उसमें से ही एक देश था ये सोमालिया। इस सोमालिया का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसे हम सोमालीलैंड के नाम से जान रहे हैं, ये 1960 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। 1960 में ब्रिटिश राज से आजाद होने के बाद इतावली सोमालिया के साथ मिलकर इसने सोमालिया गणराज्य की स्थापना की। यानी ये पूरा क्षेत्र सोमालिया गणराज्य कब कहलाया? जब इतावली साम्राज्य के साथ इसने, इतावली सोमालिया के साथ इसने इस क्षेत्र का निर्माण किया। लेकिन ये क्षेत्र 1991 तक चलता रहा। लेकिन 1991 में यहाँ पर एक तानाशाह की सरकार आती है, जिसका नाम था सियाद बर्रे। सियाद बर्रे वो व्यक्ति था, ये व्यक्ति जो एक तानाशाह था। और इसके राज में यहाँ पर एक जनजाति थी, ये एक जनजाति जिसे हम इस्हाक कबीले के नाम से जानते हैं। इस इस्हाक कबीले पर इसने बहुत अत्याचार किए। तो इस अत्याचारों से परेशान आकर 1991 में ये क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इससे अपनी सरकार चुन लेता है, यहाँ की न्यायपालिका अलग हो जाती है, यहाँ की सेना भी अलग हो जाती है, साथ ही अपनी मुद्रा को भी अलग से घोषित कर देता है। अब इजराइल यूएन का पहला सदस्य है, जिसने 1991 के बाद इसको पहली बार देश के रूप में मान्यता दी है। तो आप बोलेंगे कि इजराइल इस पे इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि इजराइल से तो मैप में ये काफी दूर है। तो इजराइल इस पे क्यों इतना मेहरबान हुआ है? देखो दोस्तों, इसकी मेहरबानी का कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। जहां ये आप जो मार्ग देख रहे हैं, जो ये मार्ग जो लाल सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी होते हुए अरब सागर और भूमध्य सागर यानी यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले इस मार्ग पर इसकी स्थिति है। तो ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो इस पर कब्जा करेगा तो वो किसी भी व्यापार को बाधित कर सकता है, यानी देश को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए इजराइल चाहता है कि इस क्षेत्र पे उसका नियंत्रण रहे या उसकी पैठ बनी रहे। साथ ही एक यहाँ पर बंदरगाह है, जो इस मैप में आपको दिखेगा। ये बंदरगाह है बेरबरा। ये बेरबरा बंदरगाह इथोपिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इथोपिया, जिसे आप देखेंगे, ये एक भूमि अवरुद्ध देश है, यानी इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। और व्यापार करने के लिए जब भी इसे समुद्र की आवश्यकता होती है तो सोमालीलैंड के इस बंदरगाह के द्वारा ही ये व्यापार करता है। साथ ही यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है अल शबाब। अल शबाब जो चाइना का विरोधी है, और चाइना पूरी तरह से अफ्रीका में फैला हुआ है। इस चाइना को काउंटर करने के लिए भी इजराइल इस आतंकवादी संगठन का सपोर्ट करता है, जिससे यहाँ पर यूरोप की और पश्चिमी देशों की पैठ बनी रहे और चीन इस पर आगे ना बढ़ पाए। तो अब इस क्षेत्र को इजराइल ने इसीलिए मान्यता दे दी है। आशा करता हूं पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो सोमालिया को अभी किसने दी है मान्यता? इजराइल ने मान्यता दी। चलिए, अब हम कहां पहुंच गए? तो अफ्रीका में। अब अफ्रीका आए हैं तो कुछ तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम अफ्रीका की एक बार से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? सॉरी, चारों रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहली रेखा इसकी कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, और नीचे वाली मकर रेखा। तीनों रेखाएं गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप है। ये कौन कौन से देश से गुजरती है? तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये कौन सी रेखा गुजरती है? ये मकर रेखा, जो किस अक्षांश पर है? तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है। 0 डिग्री अगर बात करें भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कौन कौन से देश से अफ्रीका के ऊपर गुजरती है? तो ये देश गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया, तो इससे होकर गुजरती है। अगर बात करो कर्क रेखा की, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा,
इसमें वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा से, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, इन देशों से होकर ये गुजरती है। अगर बात करूं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। किलिमंजारो ये एकल पर्वत का उदाहरण है, यानी इसके आजू बाजू कोई पर्वत नहीं है। ठीक है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो 2 नदियों से मिलकर बनी है। नील नदी, जो एक नदी व्हाइट नील, जो कहां से निकलती है, तो लेक विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया कहां पर, युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर एक झील है विक्टोरिया, यहां से नदी निकलती है, जिसे हम व्हाइट नील के नाम से जानते हैं। वही इथोपिया में एक झील है, ताना झील। ताना झील, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और ये सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों जाकर मिलती हैं और वहां से एक नदी का निर्माण करती है, नील नदी। नील नदी लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। आयतन के आधार पर बात करें तो अमेजोन नदी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पानी ले जाती है। ठीक है। तो ये हुई इसकी बातें। अगर बात करूं यहाँ की सबसे गहरी झील या सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो असाल लेक, असाल झील यहाँ का सबसे निचला बिंदु है। चलिए, जी जो मैंने आपको बोला है तो सब मैंने आपको लिखकर भी दे दिया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है, तो भारत ने अभी भारत के लखनऊ को, यूपी के लखनऊ को मान्यता दी है। हाल ही में सेंजाओ मिशन किस देश द्वारा, तो सेंजाओ चमगादड़ चीन द्वारा। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कहां पर हुई है, तो ये कोच्चि केरल में हुई है। हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरुआत किसने और कब की, तो हमारे पीएम मोदी जी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को 2025 को इसकी शुरुआत की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा संघर्ष को रोकने के लिए किस पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों, एक और संघर्ष जिस पर सहमति व्यक्त हुई है, तो थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है, और प्लस कंबोडिया। एक और उपनिवेश जहां जहां भी ये अंग्रेज गए हैं या यूरोपीय गए हैं, जिन्होंने शासन किया है, और उसके निकलने के बाद वहां ऐसे विवाद पनपे हैं जो आज तक खत्म नहीं हो पा रहे हैं। उसी विवाद में एक विवाद है थाईलैंड और कंबोडिया का। अभी इनमें क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, लेकिन अभी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। चलिए जानते हैं ये विवाद शुरू कैसे हुआ। अभी दिसंबर 2025 में दोनों के बीच जो दशकों से चला रहा विवाद था, एक बार फिर से सुलझ जाता है और इसके साथ ही गंभीर रूप से एक युद्ध शुरू हो जाता है। विवाद है यहाँ पर एक यूरोपीय देश जिसका नाम फ्रांस है, कभी यहाँ पर शासन किया करता था। दोनों देश उसके कभी गुलाम रहा करते थे, लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे यूरोपीय शासन की जड़ें कमजोर होने लगी, तो वो भी यहाँ से जाने लगे। जैसा कि मैंने अभी सोमालिया के केस में आपको बताया, तो जैसे वो यहाँ से जाने लगे, तो दोनों देशों के बीच सीमा का बंटवारा करना था। तो उस सीमा के बंटवारे में ये 20वीं सदी के शुरुआत में एक नक्शा बनाते हैं और इस नक्शे के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। इस नक्शे को में जो आज विवादित क्षेत्र है, ये इन्होंने कंबोडिया को दिया। इस नक्शे को जो इन्होंने नक्शा बनाया था, इसको जो थाईलैंड है, थाईलैंड इस नक्शे को अवैध मानता है। ये बोलता है कि ये अवैध है, जबकि कंबोडिया इस नक्शे को वैध बताता है। कंबोडिया कहता है कि भाई एक बार फैसला हो गया तो हो गया, जब हमारे पास आ गया तो आ गया। कंबोडिया इसे वैध बताता है, लेकिन इस नक्शे से असंतुष्ट होकर, यानी इस फैसले से असंतुष्ट होकर थाईलैंड चला जाता है आईसीजे में। आईसीजे जिसे हम अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर चला जाता है, जिसका मुख्यालय द हेग में है। द हेग कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर
कौन जाता है, तो थाईलैंड यहाँ पर चला जाता है और इसकी सुनवाई होती है। इस सुनवाई के बाद भी जैसा कि फ्रांसीसियों ने नक्शा बांटा हुआ था, 15 जून 1962 को निर्णय आता है और ये निर्णय यथावत जैसे था वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कंबोडिया को वो क्षेत्र दे दिया जाता है। लेकिन सीमा पर ये आईसीजे कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जो विवादित क्षेत्र है जहां पर जिसके लिए आज गोलाबारी हो रही है, उसको कंबोडिया को दे दिया जाता है। इसमें मेन क्या है, इसमें इसमें जो मेन क्षेत्र है उसमें एक मंदिर है, उसका नाम है प्रे विहार मंदिर। प्रे विहार मंदिर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले प्रे विहार मंदिर किस किस के बीच विवाद का कारण है, तो ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद का कारण है। अब इस मंदिर को कंबोडिया को दे दिया जाता है। थाईलैंड इसको भी नहीं मानता। थाईलैंड इसको नहीं मानता और कहता है कि ये फैसला भी मेरे लिए मान्य नहीं है। बात थी 1962 की। बात दब जाती है, पुरानी हो जाती है। लेकिन एक और संस्था है जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं और हम जानते हैं कि अमूर्त और मूर्त दो श्रेणियों की अपनी सूची निकालता है। इस मंदिर को यूनेस्को 2008 में अपनी मूर्त धरोहर सूची में शामिल कर लेता है। जैसे ही वो शामिल करता है तो फिर से मुद्दा जिंदा हो जाता है और जब जिंदा हो गया तो दोनों के सामने आके खड़ा हुआ। इसके लिए 2013 में फिर से आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शरण ली जाती है, जिसमें कंबोडिया को फिर से उस क्षेत्र को वापस दे दिया जाता है। लेकिन सीमा का जो निर्धारण है वो सही से नहीं किया जाता, यानी सीमा पर अभी भी डिस्प्यूट की स्थिति बनी हुई होती है। इसमें एक क्षेत्र है एमराल्ड ट्रायंगल। इस पर संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, थाईलैंड की गोलाबारी में एक कंबोडिया का सैनिक मारा जाता है। इसके बाद मई के बाद जुलाई आता है और जुलाई में एक लैंडमाइन विस्फोट होता है जिसमें 5 थाईलैंड के सैनिक घायल हो जाते हैं। इसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों के बीच गोलाबारी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद मलेशिया और यूएस से आते हैं और दोनों के बीच बैठाकर अपने जो ट्रम्प हैं वो बोलते हैं कि मुझे सबके बीच में शांति करानी है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि भाई दोनों शांति करो। अब जब वो आ जाते हैं तो इनके बीच में शांति हो जाती है। अब शांति के बाद फिर से ये युद्ध फिर से भड़क गया। अब इसके बाद दोनों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हुई है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हुई दोनों देशों की। अब बात करें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है सबसे पहले यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूनेस्को। इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस, जो फ्रांस में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। अगर बात करूँ इसके हेड की, तो आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। ये दो प्रकार की सूची निकालता है, एक मूर्त वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं और एक है अमूर्त। अमूर्त धरोहर में बात करें तो भारत की 16 साइटें हैं जिसमें नवीनतम दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली को शामिल किया गया है। अगर बात करें मूर्त में, तो मूर्त में 44 हैं जिसमें से 3 सूची हैं सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक मिश्रित। मिश्रित में हमारी एक साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा और ये सिक्किम का नेशनल पार्क है। किसका, सिक्किम का नेशनल पार्क है। प्राकृतिक साइटें हमारी 7 हैं और 36 हमारी सांस्कृतिक साइट इसमें शामिल है। तो ये तो बात हुई यूनेस्को की। दूसरा बात करें थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी यहाँ की क्या है, तो थाई बाट है। थाई बाट यहाँ की करेंसी है। बात करें कंबोडिया की, कंबोडिया की राजधानी नॉन पे है। नॉन पे यहाँ की राजधानी है। और बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो कंबोडिया की मुद्रा का नाम रियल है। क्या है, रियल यहाँ की मुद्रा है। ठीक, कंबोडिया और किस लिए परिचित है, तो कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और इस मंदिर का नाम क्या है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का
मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ये किसके लिए है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया में है। और बात करें इसके निर्माण की, तो इस मंदिर का निर्माण कराया गया था सूर्यदेव बर्मन द्वारा। सूर्यदेव बर्मन सेकंड द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस सूर्यदेव बर्मन किस वंश के थे? तो खुमेर वंश के शासक थे सूर्यदेव बर्मन, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये जो मैंने आपको बोला सब इधर मैंने आपको लिख कर भी दे दिया है। हाल ही में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा किसके 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया? तो ये बिरसा मुंडा, किसकी? बिरसा मुंडा की तिथि पर मनाया गया। अगस्त 2021 में तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान पहली बार किस देश में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है? तो वो भारत में करने जा रहा है। हाल ही में चीन ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में किस ईंधन रूपांतरण को पहली बार सफलता प्राप्त की? तो इसने थोरियम से यूरेनियम। हाल ही में किस शहर में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर की भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु का मदुरै शहर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सरकार ने ग्रीन पैनल ने दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना को किस मंत्रालय के तहत मंजूरी दी है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर जो सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चेनाब। इस पर एक परियोजना बनने जा रही है जिसका नाम है दुलहस्ती स्टेज 2। ये किस जिले में है? तो ये किश्तवाड़ जिले में है। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में ये बनने जा रही है। और इसको भी मंजूरी किससे मिली है? तो पर्यावरण मंत्रालय से मिली है। और इसके मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी इसके मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी इसके वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, तो किश्तवाड़ जिले में ये परियोजना बनने जा रही है। अगर बात करूं इस परियोजना की, तो ये लगभग 260 मेगावाट का उत्पादन कर देगी। और इसमें 130 मेगावाट की 2 यूनिट लगने जा रही है। क्या इससे पहले भी यहाँ कोई है? तो हाँ, दुलहस्ती फेज स्टेज 1 जो पहले से ही कार्यरत है। और ये 390 मेगावाट की परियोजना है। 390 मेगावाट की परियोजना है। चलिए, अब बात करते हैं इसमें किसकी? तो सिंधु जल समझौते की। सिंधु जल समझौता ना आए तो ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कहां पर है? तो भारत के शहर राज्य जम्मू कश्मीर में है। यह है हमारा सिंधु नदी का मैप। सिंधु नदी जल समझौता, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता होता है 1960 में। 1960 में किस किस के बीच? तो भारत और प्लस पाकिस्तान के बीच ये समझौता है। भारत में कौन? नेहरू भाग लेते हैं। और यहाँ पर जनरल अयूब अहमद इसमें भाग लेते हैं। भारत की तरफ से इसमें जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसकी मध्यस्थता कौन करता है? तो इस समझौते की मध्यस्थता को वर्ल्ड बैंक करता है। विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता करता है। ठीक है, विश्व बैंक जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1945 में होती है। और 2 जुड़वा बहनें जिन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं, दोनों की स्थापना होती है। इनका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अब इस समझौते को भारत ने हाल ही में तोड़ दिया है। अब ये समझौता था क्या? इसमें 3 नदियां, जिसमें से ICJ यानी इंडस, चेनाब और झेलम, इनका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। जबकि RBS रावी, ब्यास
और सतलुज, इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान को जाएगा। ये समझौता था, जबकि नदियां सारी हमारी है, पानी पर हक सारा हमारा है, लेकिन पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठाता रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने इस समझौते को अभी निलंबित कर दिया है। ठीक है, अब बात करें हम इस में जो कौन कौन सी नदियां हैं। अगर बात करूं मैं इंडस नदी, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो बात करूं इसके उद्गम स्थल की, तो बोकर चू ग्लेशियर, बोकर चू ग्लेशियर में इसका उद्गम स्थल है, जो कैलाश रेंज के पास है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? झेलम की। झेलम कहां से निकलती है? तो झेलम निकलती है वेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील से, वेरीनाग झील से निकलती है। बात करें चेनाब की, तो चेनाब दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा जब एक दर्रे के पास आती हैं और दोनों मिल जाती है, कौन सा दर्रा है? वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के पास दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? तो चेनाब नदी बनाती हैं। बात करें ब्यास की, ब्यास और इसके बाद रावी, रावी और ब्यास दोनों नदी ये निकलती हैं रोहतांग दर्रे के पास से। कहां से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद सतलुज नदी, सतलुज नदी निकलती है राकसताल। राकसताल कहां पर है? तो राकसताल भी मानसरोवर झील के पास स्थित है, कैलाश मानसरोवर झील के पास। चलिए, तो ये परियोजना अभी इस पर बनने जा रही है, जो 260 मेगावाट की परियोजना है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि इन नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। चलो, तो सबसे पहले चेनाब नदी पर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो दुलहस्ती, बगलिहार, रतले, ये किस पर हैं? तो ये चेनाब नदी पर स्थित हैं। दुलहस्ती, बगलिहार, रतले, सलाल और सलाल। अगर बात करूं झेलम नदी पर कौन कौन सी है, तो झेलम नदी, इस पर किशनगंगा। ठीक है, तो इस पर कौन कौन सी है? तो इस पर किशनगंगा, उरी, नीलम, झेलम, ये परियोजना इस पर है। साथ ही यहाँ पर सतलज नदी पर भांगड़ा नागल डैम भी है, भांगड़ा नागल बांध भी स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से है, वो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए, हाल ही में गूगल प्रोजेक्ट सनेक्चर में डेटा सेंटर कहाँ लगाए जाएंगे? तो इसके जो डेटा सेंटर लगने वाले हैं वो अंतरिक्ष में लगेंगे। कहां पर? अंतरिक्ष में लगने वाले हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके लिए 6 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में आया निसार उपग्रह किसका संयुक्त है? तो ये इसरो प्लस नासा, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका है। हाल ही में ओपन एआई इंडा क्यूए बेंचमार्क कितने भारतीय भाषाओं में प्रश्न शामिल किए गए हैं? तो इसमें 11 भारतीय भाषाओं के प्रश्न शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तीसरे लॉन्च पैड को कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, एक हमारी अंतरिक्ष में काम करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है इसरो। इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और बात करें इसके हेड की, तो वर्तमान में इसके हेड वी नारायणन है। वी नारायणन इसके वर्तमान हेड है। ठीक है, तो ये हुई हमारी जानकारी इसरो के बारे में। अब इसरो ने क्या किया है, जो हमारी हैवी यानी भारी जो उपग्रह है, भारी उपग्रह, इनकी प्रक्षेपण बोले तो लॉन्चिंग के लिए, प्रक्षेपण के लिए एक तीसरा
लॉन्च पैड बनाने का प्रस्ताव रखा है। और वो कहाँ पर रखा है? तो श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यहीं पर ही वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले दो कहां पर है? एक तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है और दूसरा कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में है। अब तीसरा बनने जा रहा है तो वो भी श्रीहरिकोटा में होगा। हरिकोटा कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और लगभग चेन्नई से पानी में 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये द्वीप है जहां पर हम अपने रॉकेट को क्या छोड़ते हैं? अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। तो कहां बनाया जा रहा है? श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है। चलिए, तो ये लॉन्चिंग स्टेशन है। ऐसे लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं जहां से रॉकेट जाते हैं और अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम अंतरिक्ष एजेंसियों की, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो हुआ। भारत की क्या हुआ? इसरो। ऐसे ही यूएसए की है, उसका नाम है नासा। जापान की जाक्सा, रूस की रोसकोसमोस, यूरोप की ईएसए, कनाडा की सीएसए। अगर बात करूं मैं इसरो के कुछ लक्ष्यों की, तो लक्ष्य इसके क्या क्या हैं? एक, हम गगनयान भेजने वाले हैं, यानी अंतरिक्ष में मानव को भेजेंगे। कब तक? 2027 तक। उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन हम कब तक स्थापित कर लेंगे? अंतरिक्ष स्टेशन जो 4 BHK घर होगा अंतरिक्ष में, उसको हम 2035 तक लक्ष्य रखा है। चांद पर मानव को कब उतारेंगे? चांद पर मानव हम उतार देंगे 2040 तक। तो ये इसरो के कुछ लक्ष्य हैं जिनको इसरो को आने वाले समय में हासिल करना है। बात करें इसरो की, तो इसरो जो ये रॉकेट छोड़ता है, ये 3 तरह के रॉकेट है हमारे पास, SSLV, PSLV और GSLV, जिसे आजकल हम LVM-3 के नाम से जानते हैं। ये SSLV क्या है? तो ये शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो छोटी सैटेलाइट यानी कम दूरी की सैटेलाइट छोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। PSLV जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये ध्रुव की ओर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़े जाते हैं। GSLV है जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल, जो बहुत दूर की कक्षा है, यानी जो लगभग 12,000 से 36,000 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो इसके द्वारा की जाती है। अब हाल ही में कुछ मिशन इसरो ने छोड़े हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। यानी इसरो के 2025 में कौन कौन से मिशन थे वो देख लेते हैं। तो एक मिशन इनका जो चला था वो GSLV F-15, ये इसरो का 100वां मिशन था। कौन सा मिशन था? तो इसको आप याद रखेंगे, GSLV F-15 के द्वारा हमने 100वां मिशन अपना लॉन्च किया और इसके द्वारा MBS-02 हमने अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ी थी। इसके साथ ही GSLV F-16, ये हमने निसार उपग्रह, ये क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो हमने अभी किससे छोड़ा? तो GSLV F-16 के द्वारा छोड़ा गया। ऐसे ही LVM-3 M5, यानी जिसे हम LVM-3 को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा हमने CMSO3 ये सैटेलाइट हाल ही में छोड़ा है। ऐसे ही PSLV C61, इसके द्वारा जो हमने रॉकेट छोड़ा है उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वी सैटेलाइट 09, इसके द्वारा हमने ये सैटेलाइट छोड़ा है। वहीं LVM-3 M6 के द्वारा हमने एक संचार उपग्रह और छोड़ा है। अगर बात करूं LVM-3 M6 के द्वारा हमने एक संचार उपग्रह छोड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ 2025 के महत्वपूर्ण उपग्रह जो हमारे द्वारा छोड़े गए हैं। हाल ही में भारत बोत्सवाना से कितने चीते मंगाने जा रहा है? तो भारत हाल ही में इससे 8 चीते मंगाने जा रहा है। कितने? 8 चीते। हाल ही में 2025 में भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया?
तो इसके लिए 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कितने? सॉरी, 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पारादीप फास्फेट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। हाल ही में किसने कहा है कि कजाकिस्तान अब्राहिम समझौता में शामिल हो सकता है? ये डोनाल्ड ट्रंप। किसने कहा है? तो चच्चा ट्रंप ने ये बात कही है। चलिए, नेट ग्रिड द्वारा संदिग्धों की पहचान के लिए डाटा विश्लेषण के लिए किस उन्नत उपकरण का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें एक उपकरण का उपयोग किया जा रहा है जिसका नाम है गांडीव। दोस्तों, पहले सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि सीए लाते हैं, एनसीआर लाते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों ने बड़ा आंदोलन कर दिया। बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ भी कर लो कागज नहीं दिखाएंगे। अब सरकार ने क्या किया है? सरकार ने नेट ग्रिड, ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड एक चालू की है, जिसको एनपीआर से जोड़ दिया गया है। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। किसके द्वारा? तो नेट ग्रिड में किसको जोड़ दिया है? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ दिया है। साथ ही अभी हमारा जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें हमारे यहाँ पर जो वोटर हैं, जो अभी वोट नहीं देते या इलीगल वोटर हैं या जो मर गए या जो अभी दूसरे स्थान पर दो जगह उनका वोट बना हुआ है, उनको सबको छटनी कर कर एक नई और ताजा वोटर लिस्ट बनाने के लिए ये काम कर रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब इन सबको क्लब कर कर एक एआई टूल बना दिया गया है जिसका नाम है गांडीव। गांडीव करेगा क्या? गांडीव आपको मॉनिटर करेगा, आपकी जो बैंक डिटेल है, कहां पर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपकी फोन कॉल कोई संदिग्ध तो नहीं है, या आपकी जितनी भी स्थिति है, या आपकी कहाँ की यात्रा आपने की है, इन सब पर नजर बनाए रखेगा। अगर इसको कोई भी संदिग्ध आपका ट्रांजैक्शन लगा है तो ये आपको विशेष निगरानी सूची में डाल देगा, जिसके बाद आप पर विशेष नजर रखी जाएगी। ये सब किस लिए किया जा रहा है? कि भारत में जो बढ़ती हुई आंतरिक घटनाएं हैं, जिनसे आंतरिक अशांति फैल सकती है, उन सब पर नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जो पास दिया गया है, उसके बाद अब अगला कदम इसमें ये उठाया गया है कि इसमें एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी जोड़ दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत में 140 की जो करोड़ की आबादी है, इसके बाद वो घटकर 119 करोड़ रह जाएगी, यानी 21 करोड़ लोग जो अवैध थे वो यहाँ से गायब होने वाले हैं। तो अभी आपको क्या हुआ है? तो ये गांडी शुरू होने वाला है। क्या है? एआई टूल है। चलिए, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है? तो उसका नाम है कर्नाटक। हाल ही में नेक्स्ट कार 19 किस देश ने विकसित की गई कार टी सी थेरेपी है? तो ये भारत की है। हाल ही में कोप 30 जलवायु सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये बेलम ब्राजील में हुआ। कहां पर? बेलम ब्राजील में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 4 वंदे भारत? तो ये वाराणसी से मोदी जी ने भारत को वो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद और अनीस गिरी ने। अभी हम क्या किया करेंगे? पहले 5 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा करेंगे और उसके बाद के 5 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो आपको करंट की नॉलेज देने के लिए होगा। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन इसका मुंबई में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी टीम है जो हाल ही में जीती है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थित हुआ है? हिसाब में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसके पास 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो वो केरल है। हाल ही में डेविड सेजल को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है? तो इनका उपन्यास है फ्लैश।
फ्लैश उपन्यास के लिए मिला है। हाल ही में भारत और अंगोला ने किस क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में हस्ताक्षर किया है। हाल ही में आइला किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया ये एक इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट प्रोग्राम है। हाल ही में भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है बेलगावी और ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। हाल ही में पारित असम बहुविवाह निषेध विधेयक किसके लिए पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है बहुविवाह को रोकने के लिए कि एक व्यक्ति एक ही विवाह करे, इसके लिए। हाल ही में पलक मुच्छल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किस लिए कराया है? तो ये मानव सहायता को, मानवीय कार्यों के लिए, मानव सहायता के लिए कराया गया है। इन्होंने जो हार्ट अटैक से परेशान बच्चे थे उनको क्या किया है? इन्होंने उसके लिए पैसे दिए हैं कि उनकी सर्जरी कराई जा सके। हाल ही में भूटान कल्चर का समारोह का उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी ने किया। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 एयरलाइंस को एनओसी दी है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर 3 एयरलाइंस को और एनओसी दी गई है हाल ही में। अभी अल हिंद एयर और फ्लाई एक्स को दी गई है। इससे पहले एक एयरलाइंस संख एयरलाइंस को पहले ही दी जा चुकी है। संख एयरलाइंस यानी 3 एयरलाइंस को अभी हम ये नई दे चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडिगो एयरलाइंस है, ये भारत की 65% यात्रा इसी से होती है। यानी भारत की जितनी भी यात्रा होती है उसमें से 65% इंडिगो ही लेकर बैठा हुआ है। तो इसके लगाम लगाने के लिए अभी ये चालू किया गया है। हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विश्व नमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा के 2 समुद्री तट, तो एक है सोनापुरा और दूसरा है पुरी, दोनों तटों को मिला है। हाल ही में कितनी गहराई पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है भारत? तो 6000 मीटर नीचे स्थापित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खालिदा जिया का निधन हो गया है। वे किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हाल ही में लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। गरुड़ वायु अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है और इस बार भी ये फ्रांस में ही इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? तो 85 है। 30वें CII पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किसने किया है? CII पार्टनरशिप का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति ने किया है, और उपराष्ट्रपति जिनका नाम CP राधाकृष्णन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये किस क्रम के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। भारत में विश्व की किस स्थान पर सबसे पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो भारत छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप एकल खिताब किसने जीता? तो ये हमारा सूर्या करिश्मा, किसने जीता है? तो सूर्या करिश्मा जी ने ये जीता है। ठीक है, विजयवाड़ा में इसका भी आयोजन हुआ था और इसमें आयोजन में इन्होंने तन्वी जी को हरा दिया। किसको हराकर? तो तन्वी को हराकर इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन को देखा। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।